हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फिगर्स एंड फॉर्मूलाज के बारे में। राइट। तो यहाँ पर मैंने इस चैप्टर के सारे फिगर्स और फॉर्मूलाज को बहुत ही छोटे वीडियो में कवर कर दिया है। तो आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखना है। तो इस वीडियो का अच्छे से आप मज़ा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट, तो किसी कंडक्टर में से Q जितना चार्ज T टाइम में अगर फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर उस टर्म को बोलेंगे करंट। राइट। तो जो भी अप्लायंसेस यहाँ पर अभी चल रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें पर्टिकुलर टाइम में कुछ ना कुछ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। राइट। तो अगर हम लोग इंस्टेंटली अगर करंट को फाइंड करें, जैसे कि 5 एम्पियर इंस्टेंट करंट है, वहाँ पर डिक्रीज भी हो सकता है 4 एम्पियर, तो उस टाइम पे 4 एम्पियर इंस्टेंट करंट होगा। तो इंस्टेंट यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेंट करंट मतलब उस टाइम पे। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जैसे हमने 11th में ये टर्म यूज़ किया था, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब कि डेल्टा टी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। तो उस टाइम पे जो चार्ज फ्लो होता है वो पर्टिकुलर उस टाइम पे हमें करंट की वैल्यू देगा। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो वो होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कूलम अपॉन सेकेंड, या फिर उसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर विच रिप्रेजेंट बाय कैपिटल ए। राइट। यहाँ पर हम लोग करंट्स माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर रेंजेस के हिसाब से हम लोग उसमें फाइंड करते हैं। अब अगर हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कि जिसमें से इजीली करंट फ्लो हो सके। कंडक्टर में से क्यों करंट इजीली फ्लो हो सकता है? क्योंकि जो कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। राइट। तो जब कभी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, राइट, तब उसके अलग अलग एंड्स पे अलग अलग चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव क्यू चार्ज एक्यूमुलेट होगा और राइट हैंड साइड नेगेटिव क्यू चार्ज एक्यूमुलेट होगा। राइट। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। राइट। तो यहाँ पर मेटेलिक सिलेंडर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड टू न्यूट्रलाइज द चार्जेस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ करंट, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड चले गए और उसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आयंस आ गए। राइट। तो पॉजिटिव कभी भी मोशन में नहीं होता, वो तो एज इट इज ही रहता है, बट नेगेटिव यहाँ से राइट हैंड साइड निकल गए। राइट। उसके बाद है ओम्स लॉ। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ है एल और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो V इज इक्वल टू आई आर, आर यहाँ पर कांस्टेंट है। राइट। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो उस हिसाब से आर सी इज इक्वल टू 2 × V अपॉन आई, क्योंकि यहाँ पर लेंथ डबल कर दी है और क्रॉस सेक्शन एरिया वही का वही है। तो यहाँ पर 2 × R आ जाएगा, मतलब कि जो रेडियस पहले था उससे डबल आ जाएगा। राइट। सिमिलरली यहाँ पर आर एल इज इक्वल टू वी अपॉन आई बाई टू, क्योंकि यहाँ पर एरिया हमने हाफ कर दिया है। अब एरिया का रिलेशन क्या है? तो आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। एरिया यहाँ पर हाफ हो चुका है, अगर एरिया हाफ होगा तो यहाँ पर करंट भी हाफ होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा तो 2V अपॉन आई। राइट। तो यहाँ पर भी पहले से रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा जब एरिया हाफ होगा। राइट। और या फिर लेंथ डबल होगा, तो वहाँ पर दोनों ही केस में रेजिस्टेंस हमारा डबल हो जाएगा। राइट। अब फुल रिलेशन अगर यहाँ पर लिखे रेजिस्टेंस वर्सेस लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो वो होगा आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो इज इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट लेके आएगा, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। राइट। अब यहाँ पर ओम्स लॉ तो है ही, V इज इक्वल टू आई आर। अब ये जो आर की फॉर्मूला है उसको यहाँ पर रखेंगे तो हमें मिलेगा आई रो एल अपॉन ए। तो ये एक रिलेशन मिला V वर्सेस आई रो एल अपॉन ए का। अब इसको आई अपॉन ए को हम लोग
करंट डेंसिटी लिख सकते हैं और V को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। तो एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा E इज इक्वल टू जे रो, और ये इक्वेशन अगेन ओम्स लॉ को ही रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो इक्वेशन V इज इक्वल टू आई आर से ही डिराइव हो चुका है। तो अब मैं J को सब्जेक्ट बनाऊँ तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई मिलेगा। अब सिग्मा क्या है? वो है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरीके से ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर हमने दो केसेस लिए, जैसे कि पहला जो केस है वो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा जो केस है वो विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि यहाँ पर जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है वो हमारा विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की जर्नी है। अब जब इलेक्ट्रॉन हम लोग अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा होगा राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, तो उसकी जर्नी यहाँ पर ग्रीन लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। तो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के अंदर आता है, तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, राइट। तो तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टाउ। अब ये जो टाउ है वो रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन्स, राइट। यहाँ पर जब कभी भी कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होता है तो हमें एक रिलेशन मिलेगा आई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एन ई ए मॉड ऑफ वी डी इंटू डेल्टा टी। अब उस रिलेशन में से हमें एक दूसरा रिलेशन मिलेगा करंट डेंसिटी के फॉर्मूला वाला, J इज इक्वल टू एन इंटू स्क्वेयर अपॉन एम, राइट, इंटू टाउ इंटू ई, राइट। करंट डेंसिटी की ये फॉर्मूला का डेरिवेशन हमें मिलेगा। अगर करंट डेंसिटी हमें इस फॉर्मूला में मिलेगा तो कंडक्टिविटी की फॉर्मूला भी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू इंटू एन स्क्वेयर अपॉन एम इंटू टाउ, राइट। तो ये कंडक्टिविटी की फॉर्मूला हो गई, राइट। तो मोबिलिटी की फॉर्मूला होगी यहाँ पर मॉड ऑफ वी डी अपॉन ई। बेसिकली मोबिलिटी मतलब कि जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको बेसिकली, उस फिनोमिनन को बेसिकली हम लोग मोबिलिटी बोलेंगे। अब वी डी अगर सब्जेक्ट बनाए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ ई अपॉन एम एंड म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगी ई टाउ अपॉन एम। अब यहाँ पर वी वर्सेस आई का हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है, राइट। v वर्सेस आई के ग्राफ में यहाँ पर लगभग हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो यहाँ पर भी ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो डैश लाइन रिप्रेजेंट द लीनियर ओम्स लॉ, राइट। द सॉलिड लाइन इज द वोल्टेज v वर्सेस करंट i फॉर द गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर में ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट हो रहा है। तो गुड कंडक्टर में यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट की वैल्यू के साथ वोल्टेज एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में यहाँ पर हमारे जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं आ रहा है। ओम्स लॉ की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि v वर्सेस i का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिले, बट सेमीकंडक्टर्स के लिए, राइट, सेमीकंडक्टर्स के लिए वो कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर गुड कंडक्टर कह लो। तो वहाँ पर हमें कर्वी लीनियर लाइन मिलेगी जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर भी वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्ट, ये गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है। गैलियम आर्सेनाइड एक का सेमीकंडक्टर है, राइट। और यहाँ पर जो दूसरा ग्राफ है ये डायोड का ग्राफ है। डायोड अब किससे बने हुए होते हैं? वो भी सेमीकंडक्टर से ही बने हुए होते हैं। ये भी एक सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर की जो भी मटेरियल्स होंगे वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स के बारे में देखेंगे। पहला है कॉपर। तो कॉपर में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है इस तरीके से यहाँ पर दिखा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के एक फिक्स पॉइंट के लिए रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिल रहा है। फिर नाइक्रोम मटेरियल के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मतलब कि पीरियोडिक मैनर में एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस फॉर नाइक्रोम। सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है टेम्परेचर के।
तो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो अगला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर, राइट। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स हमने कनेक्ट किए, ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, राइट। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से यहाँ पर हमें अगर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, तो उसमें से करंट फ्लो होने वाला है क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो रही है और इलेक्ट्रोड्स अपना काम करेंगे, आयंस बनाएंगे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो उसके ऊपर से जो पावर जनरेट हो रहा है वो होगा आई स्क्वायर इंटू आर एंड दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब वेस्टेड पावर थ्रू केबल्स, क्योंकि केबल का खुद का अपना रेजिस्टेंस होता है, सपोज के वो है आर सी, तो वेस्टेड पावर होगा पी सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर सी, और उसका अनदर फॉर्मूला होगा पी स्क्वायर इंटू आर सी अपॉन वी स्क्वायर, राइट। अब जब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा। तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे सभी रेजिस्टेंस का समेशन करके। सिमिलरली पैरेलल रेजिस्टेंस को अगर हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पर करंट को जाने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, तो हर एक में करंट अलग अलग डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, राइट। बट उसका इक्विवेलेंट अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस R2 है और यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस R3 है। तो इक्विवेलेंट होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। तो पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्शन में रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए रेसिप्रोकल्स का समेशन करना है। अब हमें रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, जैसे कि पहला एक सीरीज में और दूसरे दो पैरेलल में। तो पैरेलल कनेक्शन को फाइंड करेंगे। पैरेलल कनेक्शन को फाइंड करने के लिए यहाँ पर सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, अगर दो ही रेजिस्टेंस है और सम ऑफ रेसिप्रोकल करना है तो डायरेक्ट हम उसको फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन समेशन ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। फिर इसका इक्विवेलेंट R2 3 हो जाएगा, अब वो R1 के साथ सीरीज में है। अब दोनों सीरीज कनेक्शन है तो डायरेक्ट हमें समेशन करना है, तो इसीलिए R इक्विवेलेंट टू 3 प्लस R1 आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स दिए गए हैं P N, राइट। अब उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट किया और हमने एक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में उसको अंदर रखा है। तो प्रोसेस होने के कारण यहाँ से करंट फ्लो होगा। अब जब करंट फ्लो होगा तब उस करंट की फॉर्मूला यहाँ पर मिलेगी EMF ऑफ आवर सेल अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि हमने यहाँ पर रॉड्स यूज़ किए हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तभी हमें टर्मिनल वोल्टेज में V मिलता है और EMF मिलता है E। अगर कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है तो यहाँ पर V और E दोनों ही सेम मिलते। तो यहाँ पर जब सेल्स को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे E1 एंड E2, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 डायरेक्ट हमें समेशन कर देना है EMFs का, और इंटरनल रेजिस्टेंस का भी डायरेक्ट समेशन करना है इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए। जब सेल्स को हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे तब इक्विवेलेंट ऑफ EMF इज इक्वल टू E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड R इक्विवेलेंट पैरेलली। तो यहाँ पर सभी इंटरनल रेजिस्टेंस के का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर है किरचॉफ्स रूल नंबर 1। तो किरचॉफ्स रूल नंबर 1 बेसिकली अगर यहाँ पर देखें तो I और कुछ नहीं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, राइट। तो I1 प्लस I2 मतलब कि मैं लिख सकता हूँ I माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि सिग्मा I इज इक्वल टू 0। मतलब किरचॉफ का फर्स्ट रूल ये कहता है कि समेशन ऑफ ऑल करंट्स विच आर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग आर 0। तो जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट एग्जिट होने वाला है, राइट। यही है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। अब है अगला किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो यहाँ पर मैंने एक पूरी सर्किट ड्रॉ कर दी है। किरचॉफ सेकेंड रूल ये कहता है कि पहले हमें एक क्लोज्ड लूप निश्चित करनी होगी। क्लोज लूप मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पर A, फिर उसके बाद H, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद C, B एंड A लिखूँ, राइट। तो इस लूप के लिए मैं यहाँ पर किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई करूँगा।
राइट। तो किरचॉफ सेकंड रूल में हमें पहले ये ध्यान रखना है कि कौन से पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उस जिस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का यहाँ पर पोटेंशियल लिखना है, राइट। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं ए टू एच की तरफ। अब यहाँ पर करंट हमारी ही डायरेक्शन में, अगर करंट हमारी ही डायरेक्शन में है तो वहाँ पर हमें नेगेटिव लिख लेना है और इंटू आई आर। तो यहाँ पर आई है I3 एंड आर कितना है तो वो है 30। फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, यहाँ पर H2D जाएंगे, कुछ भी नहीं है, D2C जाएंगे, यहाँ पर एक बैटरी है, EMF है, राइट। तो EMF का कौन सा लास्ट टर्मिनल हमें यहाँ पर मिल रहा है तो वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। जो लास्ट टर्मिनल हमें मिल रहा है उसकी साइन करके उसकी वैल्यू लिख लेनी है, राइट। फिर उसके बाद आगे जाके हम लोग C2B जा रहे हैं। अब यहाँ पर करंट लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में भी करंट भी है, राइट। तो हमें यहाँ पर नेगेटिव लेना है। अगर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो वहाँ पर नेगेटिव ले लो। और फिर करंट वहाँ पर कितना है तो करंट फ्लो हो रहा है I3 जितना, तो I3 इंटू वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस वो है 1, राइट। उसके बाद मैं B2A जा रहा हूँ, राइट। तो B2A अभी भी सेम डायरेक्शन मिल रही है तो नेगेटिव, और करंट अगेन I3 ही है, सेम ही करंट होगा, सेम लाइन है, तो I3 इंटू 40। अब वापस हम लोग A पर पहुंच गए हैं तो इज इक्वल टू वापस हमें VA भी लिखना है इज इक्वल टू के बाद। तो यहाँ पर VA बेसिकली कैंसिल होगा, राइट। तो ये पूरी इक्वेशन हमें मिल गई। तो इस हिसाब से हम किरचॉफ सेकेंड लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, राइट। पूरी इक्वेशन का पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो भी डेटा हमारे पास नहीं है वो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं किरचॉफ सेकेंड रूल की मदद से। तो यहाँ पर व्हिटन ब्रिज ड्रॉ किया गया है, राइट। एक एक्सटर्नल बैटरी है, उसके साथ 4 रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करेंगे, राइट, डायगोनल शेप में, और एक गैल्वेनोमीटर डायगोनली कनेक्ट करेंगे 2 पॉइंट्स के बीच। तो व्हिटन ब्रिज का बेसिक जो फॉर्मूला है वो है R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3, राइट। ये बेसिक इक्वेशन है उसकी। अब इस इक्वेशन में से मैं R4 हमारे पास नहीं है, क्यों, क्योंकि R4 अननोन रेजिस्टेंस है। तो R4 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो R4 इज इक्वल टू R3 इंटू R2 अपॉन R1। तो इस तरीके से व्हिटन ब्रिज की मदद से कोई भी हम लोग अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास 3 नोन रेजिस्टेंस है तो, राइट। तो पहले कंडीशन ध्यान में लेंगे और फिर कंडीशन के हिसाब से अगर फॉलो करेंगे तो हमें अननोन रेजिस्टेंस को सब्जेक्ट बना के अननोन रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो इस तरीके से मीटर ब्रिज डायग्राम में दिखाया गया है, राइट। इसका एक मीटर स्केल होगा, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए और एक गैल्वेनोमीटर बीच में से यहाँ पर निकला है, और गैल्वेनोमीटर जहाँ पर नल पॉइंट दिखाएगा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड हमारा L1 होगा और उसके दूसरे साइड राइट हैंड साइड 100 माइनस L1 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये R होगा और ये रेजिस्टेंस हमारा S होगा, राइट। तो व्हिटन ब्रिज के हिसाब से यहाँ पर मीटर ब्रिज अगर उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाएंगे तो R अपॉन एस इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, राइट। ये फॉर्मूला हमें मिलेगी क्योंकि व्हिटन ब्रिज में 2 रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू दूसरे 2 रेजिस्टेंस का रेशियो मिलता था। तो यहाँ पर भी रेजिस्टिविटी कैंसिल होके फिर L1 अपॉन 100 माइनस L1 मिला है, राइट। अगर अननोन रेजिस्टेंस R को मैं सब्जेक्ट बना दूँ तो मुझे इक्वेशन मिलेगा S इंटू L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो इस तरीके से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस R फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में कुछ इस तरीके से हमें लॉन्ग कंडक्टिंग वायर मिलता है, राइट। अब यहाँ पर टोटल 3 टर्मिनल्स कनेक्टेड है, एक फर्स्ट सेल से, एक दूसरा सेल से, और तीसरा जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। अब गैल्वेनोमीटर में पहले जब फर्स्ट सेल कनेक्टेड है तब हमें नल पॉइंट मिल रहा है N1 पॉइंट पे, और जब सेकेंड सेल कनेक्टेड है तब गैल्वेनोमीटर हमें देता है नल पॉइंट N2 पॉइंट पे, राइट। बाकी सब तो एक्सटर्नल बैटरी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो कनेक्टेड है ही, राइट। तो इससे यहाँ पर हम लोग EMFs को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो E1 जब कनेक्टेड है तब उसका नल पॉइंट क्या है, वो L1। जब E2 कनेक्टेड है तब उसका नल पॉइंट है L2। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो फाइंड करके जिसका EMF
हमारे पास नहीं है, उस अननोन ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब पोटेंशियोमीटर में राइट हमारे पास एक ईएमएफ बैटरी है और एक यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स रख दिया है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स के कारण टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। तो ईएमएफ जब कनेक्टेड है तब हमारा नल पॉइंट मिल रहा है L1, और जब रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है तब हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है वो है L2। तो इन दोनों का रेशियो लेंगे, E अपॉन वी इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ईएमएफ क्या है बेसिकली, E इज इक्वल टू आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और टर्मिनल वोल्टेज बेसिकली है करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब जैसे L1 अपॉन L2 E अपॉन वी है, वैसे ही E अपॉन वी आर प्लस आर अपॉन आर आ जाएगा। तो R प्लस आर अपॉन आर और L1 अपॉन L2 दोनों को कंपेयर करेंगे और स्मॉल r को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इससे हमें इजीली स्मॉल r मिल जाएगा। जो भी हमारे पास EMF है, जो भी हमने सेल यूज़ किया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल, राइट।